Hello, good evening. गुड आफ्टरनून सर। Oh, good afternoon. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, सर ने कहाँ तक करा दिया आप लोगों को? लास्ट टॉपिक बताइए। Potential energy. ओके, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड उसके बेस पे टोटल एनर्जी, यहाँ तक कर लिया आपने? सर टोटल एनर्जी नहीं किया। ओके, देखिए जैसे आपने एनर्जी ऑफ सिस्टम किया होगा तो इसमें सबसे पहली चीज हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए a टाइम्स साइन ओमेगा टी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ओमेगा टाइम्स a कॉस ओमेगा टी। अगर मैं टाइम डिपेंडेंट लूँ तब, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट लूँ तो यही टर्म आता है ओमेगा टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म के बेस पे हम दो एनर्जी डिफाइन करते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी एंड एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल होता है आपके पास हाफ के वाई स्क्वायर प्लस सम रेफरेंस के बेस पे यू नॉट। के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट, आप उसको m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू वाई स्क्वायर प्लस यू नॉट। अब इस y की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन पे अलग अलग हो सकती है, तो इसके हिसाब से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपने कर लिया होगा। इसी y की वैल्यू अगर मैं ऊपर का इक्वेशन पुट कर दूं, सो इन टर्म्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट आपकी यही वैल्यू आई होगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड y इज a टाइम्स साइन ओमेगा टी, इतना आया होगा प्लस सम यू नॉट। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं कन्वर्ट करूं नॉर्मल लीनियर टर्म में, तो आपके पास रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तब इस रिलेशन को यूज करके इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे बोल सकते हैं 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस यू नॉट। तब यहाँ से एक टर्म डिफाइन करते हैं हम कि इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई 2 ओमेगा। इट मींस potential energy oscillate with twice angular velocity, twice frequency and having half time period as compared to normal displacement। हम इस तरह से एनालाइज करते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया होगा, यहाँ तक हो चुका है? ये बात समझ आई आप लोगों को? सर ये फिर से समझा दो। ये पार्ट आप लोगों ने नहीं किया है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं तो उसके लिए होता है हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। मैंने यू नॉट एक एडिशनल टर्म लिया, वो किस बिहाफ पे? मैं अज्यूम कर रहा हूं कोई एक सिंपल पेंडुलम है इस तरह एंड लोएस्ट पॉइंट एक बॉब अटैच है इस पॉइंट पे, बट इस बॉब का पोजीशन देमसेल्फ ग्राउंड से किसी हाइट पे है, यहां से यहां तक सपोज कर लीजिए यू नॉट उस हाइट की वजह से। इसीलिए जब बॉब ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होगी, बट जो यू नॉट एनर्जी होगी हर पॉइंट पे उसके साथ एड अप रहती है, इसलिए उसके पास एडिशनल यू नॉट उसके रेफरेंस के बेस पे डिफाइंड होती है। ये बात समझ में आई? यस सर। अगर मैं इसी सर पर्टिकुलर यू नॉट पेंडुलम को मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जैसे हाइट की वजह से mgh ले सकता हूँ ना, यस सर यस तो उस बॉब के पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके रेफरेंस की वजह से, तो वही मैंने यू नॉट लिखा। अगर ये बॉब ग्राउंड लेवल पे होता तो उसकी यू नॉट की वैल्यू कितनी होती 0, तो उसके पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बेस पे पोटेंशियल एनर्जी हो सकती थी। आई बात समझ? यस सर। ओके,
तो मैंने ये दोनों टर्म डिफाइन कर दिया इसके बेस पे। अब यहां से मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन जब y की वैल्यू 0 हो जाए तब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ u0। अगर मैं इसी में एक्सट्रीम पोजीशन लूं जहां पे y मैक्सिमम, तब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u0। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो, फिर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी बताता हूँ, फिर मैं टोटल एनर्जी बताता हूँ। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब समराइज करूंगा आगे, ठीक है। यहां तक सबने लिख लिया? 1 मिनट सर। यस सर, डन। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। K is equals to simply half mv square। वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखूं, सो इट विल बिकम हाफ v इज ओमेगा टाइम्स रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और y स्क्वायर, सो ये टर्म आ जाएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसके बिहाफ पे दो टर्म, अगर मैं मीन पोजीशन पे जाऊं वहां पे y की वैल्यू 0, तो ये टर्म काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन बोलूं जहां पे y की वैल्यू मैक्सिमम, तब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हाफ m एंड दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसी सेम टर्म को अगर मुझे टाइम डिपेंडेंट कैलकुलेट करना हो तो मैं इसको दूसरे तरह से ऐसे सॉल्व करूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट टर्म ओमेगा a cos ओमेगा t, सो इस रिलेशन के बिहाफ पे यही टर्म हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा, अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा को लीनियर पावर में कन्वर्ट करना हो, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही रिलेशन यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये रिलेशन आ जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 ओमेगा t। अब यहाँ से मैंने एक दूसरा रिलेशन डिफाइन कर दिया। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 ओमेगा, बट नॉर्मल वेलोसिटी के लिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा। सो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता होता है या चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी उसके डबल फ्रीक्वेंसी या डबल वेलोसिटी से क्या होती है, चेंज होती रहती है।
नोहा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है एंड काइनेटिक एनर्जी भी है. अगर दोनों को ऐड कर लीजिए, सो यू विल गेट टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी E is equals to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy की वैल्यू इधर आप टाइम डिपेंडेंट पुट कर दीजिए या पोजीशन डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस सम u नॉट. जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी पूरी वैल्यू आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सम u नॉट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी. अब देखिए यहाँ से एक रिलेशन डिफाइन होता है. आपकी जो टोटल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u नॉट, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, इक्वल है. बट काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखूं, ये टर्म उससे क्या है, ज्यादा है बाय यू नॉट अमाउंट. इसलिए अब एक रिलेशन याद रखिएगा यहाँ से कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बट ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. इक्वल कब हो सकता है, जब यू नॉट की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये रिलेशन हमेशा बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से. पुनीत, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर इसके बेस पे मैं आपको ग्राफ बताता हूँ. सबने लिख लिया? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, फेस पूछिए. कांस्टेंट की आपने वैल्यू कहाँ रखी है? क्या? सर फेस कांस्टेंट यहाँ पे हम नहीं ले रहे ना? नहीं नहीं, हमने इनिशियल फेज को 0 माना है. ओके सर. याशिका, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, सबने लिख लिया यहाँ तक? यस सर. ओके, अब इसके बेस पे आपको बोलिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए एंड देन उसके बेस पे टाइम पीरियड एंड उसके बेस पे रिलेशन. तो मैं आपको रिलेशन बताता हूँ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन अलग अलग क्वांटिटी के बेस पे. रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड
फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट क्वांटिटी के लिए। पहला डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सर रिलेशन फॉर क्या है? T and F टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट टर्म के लिए। ये मान लीजिए टाइम पीरियड एंड ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलूं तो इसका टाइम पीरियड T, फ्रीक्वेंसी F, तो वेलोसिटी भी टाइम पीरियड T एंड फ्रीक्वेंसी F, एंड एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड भी T एंड फ्रीक्वेंसी F। बट एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी उसकी एंगुलर वेलोसिटी डबल हो जाती है, तो टाइम पीरियड हाफ एंड फ्रीक्वेंसी डबल। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए भी टाइम पीरियड हाफ एंड फ्रीक्वेंसी डबल। टोटल एनर्जी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एंड कांस्टेंट टर्म फ्लक्चुएट या ऑसिलेट नहीं करता, इसलिए उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफिनाइट, एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। ये बात समझ में आई? नोमा, कोई डाउट यहां तक? No, sir. जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा इफ y is equals to 0.05 साइन ऑफ 10 पाई t, ऐसे कोई दे दिया कोई सी पार्टिकल के लिए नॉर्मल इक्वेशन, फिर आपसे बोलेगा इसी पर्टिकुलर पार्टिकल की टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टी के कोएफिशिएंट को ओमेगा कहते हैं, तो आपको ओमेगा पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 पाई। इस टर्म को इक्वेट कर दीजिए 2 पाई बाई टी के साथ, सो टी इज इक्वल्स टू 2 बाई 10, दैट इज 0.2 सेकेंड्स। आपको टाइम पीरियड आ गई, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। इस रिलेशन के बिहाफ पे डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड अगर टी है तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी उसका टाइम पीरियड उसका हाफ होना चाहिए। सो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ऑसिलेटिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, एंड उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी उसका भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 0.1 सेकेंड। आया समझ? Yes, sir. ऋषिक, कोई डाउट? नो सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये रिलेशन याद रखिएगा। देवांश, कुछ समझ आ रहा है आपको? सर ये टेबल में हमने क्या लिखा है, ये एक बार फिर से बता दो। ऊपर मैंने लिखा है टाइम पीरियड एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन उसका भी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम होता है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। बट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट्स विद हाफ टाइम पीरियड एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। बट टोटल एनर्जी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए उसका टाइम पीरियड इंफिनिटी एंड फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। आया समझ? यस सर। सर ये डबल क्यों होती है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में मुझे यहाँ पे देखिए मैंने डिराइव किया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में कैसा दिख रहा है, 2 ओमेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल ऑसिलेट विद ट्वाइस एंगुलर वेलोसिटी। आई बात समझ? तो एंगुलर Yes, वेलोसिटी sir. डबल होगी तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे भी कितना है, 2 ओमेगा, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी डबल होगी, फ्रीक्वेंसी डबल होगी एंड टाइम पीरियड हाफ होगा, एज दैट ऑफ कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। आया समझ? Yes, sir. ओके, सर ये हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है, अगर y इक्वल्स टू 0.05 दिया हुआ है तो।
इस इक्वेशन को आप नॉर्मल इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिएगा, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यस सर। इसको बोलते हैं ओमेगा। तो ओमेगा से मैंने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें सिर्फ टाइम पीरियड बताना था कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है तब। आई बात समझ? यस सर, ठीक है। सबने यहाँ तक लिख लिया? नो Yes, sir. नो। सबने लिख लिया? यस सर। अनुभव, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके। एक नेक्स्ट टर्म पूछा जाता है इसके बेस पे, ग्राफ कैसे डिफाइन होता है, आपको वो समझाता हूँ। ये मान लीजिए वाई एक्सिस एनर्जी, एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस के बेस पे, एंड देन एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मैंने पीछे डिफाइन किया, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी जो ऑसिलेट करता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी के साथ, एंड काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के साथ, एंड साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। सर ये हम एक ही ग्राफ में दोनों अलग ग्राफ बना रहे हैं या फिर हम टोटल एनर्जी का बता रहा हूँ, सारी चीजें एक ही ग्राफ में होंगी। ये तो है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट होता है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट इस पॉइंट पे,
कुछ इस तरह से। ये होता है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है मेरे पास टोटल एनर्जी, ये होता है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये मेरे पास होता है काइनेटिक एनर्जी। जो मैंने यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया है, ये यू नॉट, उस रेफरेंस की वजह से ये हमेशा कांस्टेंट होगी। आई बात समझ? तो बेसिकली आपका जो ग्राफ होना चाहिए और वो मेन यहाँ से, पोजीशन कौन सी होगी यहाँ पे? बता रहा हूँ। यहाँ से y स्टार्ट हुआ, ये मीन पोजीशन है 0, ठीक है। तो देखिए मीन पोजीशन पे u की वैल्यू मिनिमम है एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम। टोटल एनर्जी की वैल्यू हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन, एक पॉइंट यहाँ पे ये है जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट यहाँ पे ये है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से डॉटेड लाइन ज्वाइन कर दीजिए, तो ये पॉइंट होता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है और टोटल एनर्जी का हाफ होता है। कब? अगर मैं यू नॉट की वैल्यू नहीं लेता हूं तब, उसके कंडीशन में। एंड इसका पोजीशन अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आती है a/√2 एंड सेम उसी तरह नेगेटिव साइन माइनस ऑफ a/√2। ये बात समझ में आई? सर ऐसा ग्राफ तो बहुत एनर्जी पावर में भी था ना? हाँ, सेम इसी तरह के लिए, क्योंकि वहां पे भी हमने स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पे भी हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ kx स्क्वायर, इसलिए पैराबोलिक कर्व था वहां पे भी। आई बात समझ? ओके सर। सर ए वहाँ- कहाँ पे डिपिक्ट होगी हमारी, वो आप मार्क कर दो। इसका मीन पोजीशन यहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे होगा एंड देन एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे होगा। आई बात समझ? Yes. इसको ड्रॉ कर लीजिए। आपको यही ग्राफ सिर्फ इतना भी दिया हो सकता है कहीं कहीं पे, सिर्फ यहां से यहां तक ऐसे, या आगे भी एक्सटेंड दिया हो सकता है। सर ये एक और बार आप बता सकते हैं वाला ग्राफ? देखिए पहले मैंने डिफाइन किया पीछे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है। या अब अगर मैं इसके वैल्यूज पे देखूं तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम, मतलब 0 से स्टार्ट होगी, अगर उसके पास यू नॉट की वैल्यू 0 होगी तब। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी उस पर डिपेंडेंट है, एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 मैक्सिमम। यानी मीन पे मैक्सिमम होगी काइनेटिक। तो इसीलिए देखिए काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। आई बात समझ? यस सर। ओके। सर ये साइन वेव कॉस वेव का मिक्स बन रहा है ना? हाँ, उसके स्क्वायर थीटा के साथ, इसलिए वैल्यूज सारी मैंने पॉजिटिव में ली है, नेगेटिव साइड मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया है। अक्षत, कोई डाउट यहाँ तक? सबने लिख लिया यहाँ तक? नो
यस सर। ओके, नेक्स्ट टर्म इस पर्टिकुलर पार्ट से आपसे पूछेगा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं आपको एक जनरलाइज रिलेशन बताता हूँ। एवरेज वैल्यू आप कहीं पे भी कैलकुलेट करना हो फिजिक्स में तो आप कैसे कैलकुलेट करिए। कोई भी फंक्शन ले लीजिए f, उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। चेक कीजिए वो फंक्शन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है या पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है। अगर आपके पास टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है तो उस पर्टिकुलर टर्म को f dt कर दीजिए, इंटीग्रेट जहां तक कि आपको सॉल्व करना है उसके बेस पे, एंड सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए dt के साथ। अगर वो मतलब टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो दे रखा हो तब। यही सेम टर्म अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट दे रखा हो तो f टाइम्स dx इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dx इंटीग्रेशन। इस तरह से हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस पे बेस्ड जे में क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर इंटायर पाथ या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फॉर इंटायर पाथ एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितनी हो सकती है। तो आपके पास रिलेशन या तो आप पोजीशन डिपेंडेंट के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं या तो टाइम डिपेंडेंट के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन इस फॉर्मूला इनपुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, पहले इस रिलेशन को लिख लीजिए। तो ये रिलेशन सबको समझ आया। जब फंक्शन आपको टाइम डिपेंडेंट दे रखा हो तो लेफ्ट वाला इक्वेशन यूज करते हैं, जब आपको पोजीशन डिपेंडेंट या डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट दे रखा हो तो राइट साइड वाला यूज करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना हो फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन, तो आपके पास रिलेशन या तो टाइम डिपेंडेंट या पोजीशन डिपेंडेंट, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं पहले आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ टाइम डिपेंडेंट। काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है हाफ m v की जगह पे ओमेगा टाइम्स a स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा t। आप इसको फर्दर ब्रेक कर लीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा t। इतना लिख सकते हैं। अब मैंने जो पीछे फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी एवरेज वी हैव टू कैलकुलेट व्हिच इज शुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अगर मैं टाइम डिपेंडेंट लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ k dt डिवाइड बाय dt। कहां से कहां तक? लिमिट 0 से कंप्लीट टाइम पीरियड t तक एंड 0 से कंप्लीट टाइम पीरियड t तक। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ओके, अब आपके पास दो पार्ट है, एक न्यूमरेटर पार्ट और एक डिनोमिनेटर पार्ट। तो पहले मैं न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। न्यूमरेटर पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा t इंटू dt। ये मेरे पास कोएफिशिएंट बीइंग कांस्टेंट उसको बाहर ले लीजिए एंड सिर्फ इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से t तक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, पहले मेरे पास 1 उसके साथ dt, तो ये अलग इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद cos 2 ओमेगा t dt लिमिट 0 टू t 0 टू t। अब मैं इस 1 को अगर t के टर्म में लिखना है सो इसको आप लिख सकते हैं t टू द पावर 0 एंड देन नॉर्मल फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन को होता है इफ यू हैव x टू द पावर n एंड उसको इंटीग्रेट करना हो
तो उस रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बीइंग कांस्टेंट बाहर t टू द पावर 0, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, या सिंपली आप t भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। प्लस किसी को याद है कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता था? साइन। कॉस का इंटीग्रेशन सिंपली साइन, अगर उसके साथ कोई अटैच्ड टर्म उसके एंगल में हो तो वो कोएफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है। जैसे यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा है, तो इंटीग्रेट करते वक्त डिवाइड में आ जाता है एंड डिफरेंशिएट करते वक्त मल्टीप्लाई में आ जाता है। आपने ये रूल पढ़ा होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, लिमिट 0 टू t। अब्दुल्ला, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये बच जाएगा t, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये मेरे पास 1/2 ओमेगा बीइंग कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट t एंड साइन 0। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, तो ओमेगा इंटू टी उसकी वैल्यू हो जाएगी 2π मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4π। तो यही पूरी वैल्यू हो जाएगी 4π। एंड आपने पढ़ा होगा साइन nπ इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एंड साइन 0 की वैल्यू भी कितनी 0, तो ये पूरा इंटायर टर्म 0। ऋषिक, समझ आया आपको ये? नहीं सर, ये वाला नहीं आया, 4π वाला। देखिए ओमेगा की नॉर्मल वैल्यू होती है, एक मिनट, सर 2π होती है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। सो ओमेगा इंटू टी बोलूं तो हो जाएगा 2π। ठीक, तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी है, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 4π, एंड साइन nπ की वैल्यू 0 होती है वेयर n इज इंटीजर। आई बात समझ? यस सर। इसलिए साइन ऑफ 4π उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एंड साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास रिलेशन आ जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू टी, न्यूमरेटर पार्ट इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर dt को इंटीग्रेट कीजिएगा t, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t एंड डिवाइड बाई t, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। किसी को डाउट इस पर्टिकुलर पार्ट में, कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया? सर तो एवरेज वेलोसिटी टाइम पीरियड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टाइम पीरियड से है ही नहीं डिपेंडेंट। एवरेज इसीलिए तो है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। यस सर। जब कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल होती है तब हम उसका एवरेज निकालते हैं। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो उसका एवरेज वैल्यू उसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। जैसे अगर आपसे बोले कि फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, तो आप क्या बोलेगा? उसी के इक्वल होगा, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, वेरिएबल नहीं है वो, इसीलिए। पुनीत, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, अब सेम इसी तरह आप किसी भी क्वांटिटी जो भी टाइम डिपेंडेंट पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन हो, आप इस तरह से उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको लिमिट जहां कहीं भी गिवन हो जिसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
सबने लिख लिया? नो देवांश, कोई डाउट? No, sir. दिव्यांशु, लिख लिया आपने? ये ओके। तो इसी तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस एनर्जी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट व्हिच पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4, 2/3, किसी भी रिलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेम आप पीछे वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ये टर्म डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पे या टाइम के बिहाफ पे एंड रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते इस पे बेस्ड। नेक्स्ट आता है, यहां तक आपका था एनर्जी पार्ट एसएचएम में कैसे कैसे हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट ऑसिलेशन और एसएचएम। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑसिलेशन को चेक करते हैं कि वो ट्रांसलेशनल मोशन के बेस पे है या रोटेशनल मोशन के बेस पे है। तो इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए पहले उसके मोशन को एनालाइज करते हैं। तो मोशन आपके पास दो तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है ट्रांसलेशनल या तो हो सकता है रोटेशनल, या एक ही पर्टिकुलर मोशन को आप दो अलग अलग तरह से भी देख सकते हैं, ठीक, ये भी तरीका हो सकता है। बट इन जनरल हर टर्म मोशन डिस्टिंक्टली रोटेशनल या ट्रांसलेशनल डिफाइंड होता है। तो हर रोटेशनल मेथड के लिए आप उस ब्लॉक को या उस बॉडी को उसके मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करा के चेक कीजिए कि उसके ऊपर कितना अमाउंट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तब हम कैलकुलेट करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ k टाइम्स x। इस k को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाई m इंटू x। एक्सेलरेशन का नॉर्मल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x या y। तो कोएफिशिएंट ऑफ x ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। या आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस k बाई m इंटू x इक्वल्स टू 0। तो इसको बोलते हैं जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इन जनरल हमारे पास रिलेशन होता है सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है। दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको वैल्यू क्या दिख रही है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई m। सो इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं रूट अंडर k बाई m। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है
सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। तो इस तरह से हम उस पर्टिकुलर मोशन के बेस पे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली इस पूरे पार्ट में आप सिर्फ इतना याद रखिए, जब कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन हो या उस बॉडी को उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के चेक कीजिए एंड देन उसके अकॉर्डिंग फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो के कहलाएगा, या स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर इक्वेशन पुट कर दीजिए। सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको रिलेशन नहीं बताऊंगा एंड सॉल्व करना सिखाऊंगा। ऋषिक, कोई डाउट? सर मेरे को वहां तक समझ आ गया जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, उसके बाद का समझा दो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने इस एक्सप्रेशन के बेस पे सॉल्व किया है। इन जनरल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का जो कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक, आपने सॉल्व किया होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वहां पे ये इक्वेशन डिराइव किया होगा, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो मैंने वहीं से इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? के बाई एन के इक्वल। आया समझ? ये समझ नहीं आया कि ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? हाँ सर। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई एम एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2 पाई बाई टी। तो वहां से मैंने सॉल्व करके ये रिलेशन निकाल लिया। अब समझ में आया? यस सर। सेम इस तरह अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो वहां पे आप टॉर्क रीस्टोरिंग कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्रेशन लाइक c टाइम्स थीटा, मतलब उस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कीजिए, तब उसके ऊपर कुछ रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा एंड वो टॉर्क इस एक्सप्रेशन में कुछ आएगा माइनस ऑफ c टाइम्स थीटा। c को बोलते हैं हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट। जैसे k कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे कहलाता है टॉर्सनल कांस्टेंट। अब इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा c टाइम्स थीटा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c डिवाइड बाय i इनटू थीटा। अल्फा को हम लिख सकते हैं सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस c बाय i टाइम्स थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बताइए ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? c बाई आई के इक्वल हो जाएगा। यूनीब बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम दिस पार्ट विल बी c बाई आई। Yes, sir. So omega is equals to under root of c by I and time period equals to 2 pi root under I by c। ये आपका टाइम पीरियड आया था इस मेथड के बेस पे भी। किसी कोई डाउट यहाँ तक? No. एक थर्ड पार्ट भी होता है, उसको बोलते हैं एनर्जी मेथड। आपको मोशन समझ नहीं आ रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो आप इन जनरल उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपका रिलेशन आ जाएगा जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में, या तो इस टर्म में आ जाएगा या तो इस टर्म में आ जाएगा। वहां से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ।
नुमा, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सबने लिख लिया? यस सर। 1 मिनट सर। यहाँ पे जो K होगा या C होगा वो हर अलग अलग सिचुएशन के लिए डिफर करेगा, एंड देन उसके बिहाफ पे आपके टाइम पीरियड की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी। हो गया सर। दिव्यांशु, लिख लिया आपने? यस। ओके। अब देखिए, जैसे मैं एक सिचुएशन लेता हूँ सिंपल पेंडुलम के लिए। सपोज कर लीजिए एक सपोर्ट वहां से किसी एक स्ट्रिंग से एक बॉब को अटैच कर दिया गया। ये मान लीजिए एक्सिस, ये उसका मेन पोजीशन हो सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम पार्ट यहां से यहां तक। अब मैंने बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस कराया कुछ इस पॉइंट तक, ठीक। तब उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा? एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg, इसको अगर एक्सटेंड कर दीजिए तो ये अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो ये भी इंक्लिनेशन यहां से यहां तक थीटा। तब इसके बेस पे इसके पास दो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, एंड एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उस ऑब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन पे लाने के लिए, तो आप क्या बोलिएगा? mg cos थीटा और mg sin थीटा? mg sin थीटा। गुड। तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूं? mg sin थीटा। सो F रिस्टोरिंग इज mg टाइम्स sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए, या रिस्टोर करने की टेंडेंसी शो कर रहा है, इसलिए हम इसका साइन नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब जो थीटा है बहुत स्मॉल, तो उसको आप mg sin थीटा की वैल्यू थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल। अब थीटा किसके इक्वल होता है? मान सर लीजिए लेंथ, मुझे समझ नहीं आया, थीटा कैसे लिख देंगे? अगर मेरे पास एंगल बहुत छोटी हो साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा के इक्वल होता है। आई बात समझ? जैसे देखिए, अगर आपको कैलकुलेट करना हो साइन 10 डिग्री की वैल्यू, साइन 7 डिग्री की वैल्यू, तो डायरेक्टली थीटा के इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ द रेडियन, ठीक है। जैसे मैं बोलूं साइन ऑफ 7 डिग्री, तो इसका मतलब होगा जस्ट 7 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में 1.7 होती है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 7 जा 102, पॉइंट पुट कर दीजिए, इंटू 10 टू द पावर -2 भी होता है, इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.102। आप साइन 7 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, एग्जैक्टली इसके इक्वल होगी। आई बस समझ? यस सर।
इसलिए sin थीटा फॉर स्मॉल एंगल इज जस्ट इक्वल्स टू थीटा विच इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। तो मैंने वही टर्म यहाँ पे यूज कर लिया, एंड थीटा इज इक्वल्स टू रेडियन के टर्म में लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस लिख सकते हैं। तो थीटा के सामने वाला जो डिस्टेंस है वो x एंड रेडियस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, l की तरह। सो इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं माइनस ऑफ mg x डिवाइड बाय l। अब आपको ये पूरा पार्ट x का कोएफिशिएंट दिख रहा है, यस सर। तो मैं वहां पे पिछले वाले एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करके क्या बोल सकता हूँ, f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। सो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, mg बाय mg बाय l। सो k इज इक्वल्स टू mg डिवाइड बाय l। So time period equals to 2 pi root under m by k. K is mg by l. Mm cancel out. So time period equals to root under m by g. ऐसा ही कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में डिराइव करके निकाला था यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यहां तक किसी कोई डाउट? No, sir. सर आपने थर्ड स्टेप में क्या किया है? थर्ड स्टेप में मैंने किया है थीटा की वैल्यू पुट की है। आपने पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो देखिए यहाँ पे थीटा है, तो सामने वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ आर्क x की तरह बिहेव करेगा, एंड रेडियस मेरे पास l। सो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। आया समझ? यस सर। तो मैंने x को अलग कर लिया और l को इसके साथ रखा। नाउ f इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। सो जो x का कोएफिशिएंट होता है पूरा टर्म स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो मैंने वो लिख लिया एंड फॉर्मूले में पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। ओके सर। सर आपने जो sin 7 निकालने के लिए 1.7 से वो मल्टीप्लाई किया है वो क्या है? डिग्री यहाँ पे, बट मेरे पास sin थीटा अप्रॉक्स थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, अच्छा, थीटा शुड बी इन degree to टर्म्स ऑफ radian। रेडियन, ओके। इसीलिए। सबने लिख लिया? यस सर। दिव्यांशु लिख लिया आपने? यस ओके। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कि रोटेशनल मोशन के बिहाफ पे, मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन इसको कंसिडर किया, अगर मैं सेम चीज को रोटेशनल मोशन के बिहाफ पे कंसिडर करूं तब कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपके पास कोई एक रेफरेंस इस तरह सपोर्ट, उसके ऊपर कोई एक स्ट्रिंग है इस पॉइंट तक, मैंने इसका एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया,
ये मेरे पास एक्सेस इस तरह। अगर मैं इसको पूरा ओवरऑल देखूं कि एक सर्कुलर पाथ की तरह बिहेव कर रहा है ऐसे, एंड वो जो एक्सिस है उसके सेंट्रल मोस्ट पॉइंट पे है कुछ ऐसे। मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया इस पर्टिकुलर पूरे पार्ट को, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं उस ब्लॉक को स्लाइटली लेफ्ट साइड अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। मान लीजिए इस पे पॉइंट पे फोर्स एक मेरे पास mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक लाइन अगर एक्सटेंड कर दीजिए तो ये मेरे पास थीटा, तो एक मेरे पास लाइन इधर उस पे फोर्स, तो ये फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा, एंड ये फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा। सेम टर्म मैंने किया पिछले वाले की तरह। अब इस mg साइन थीटा को देखिए, इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको एज अ सेंटर मान के इसके अबाउट रोटेट करने का बिहेवियर शो कर रहा है, तो मैं टॉर्क बोल सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल्स टू r परपेंडिकुलर टू फोर्स। आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू r परपेंडिकुलर, FR परपेंडिकुलर। ऐसे बोल सकते हैं, या आर एफ साइन थीटा बोल सकते हैं। तो r परपेंडिकुलर टू फोर्स हो जाए तब इस प्रोडक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियस कौन बिहेव कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फोर्स जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है कौन सा, mg टाइम्स साइन थीटा। एंड चूंकि रिस्टोरिंग टॉर्क है इसलिए माइनस साइन ले लीजिए। ऋषिक ये समझ आया मैंने क्या क्या लिया? यस सर। ओके अब मेरे पास अगर साइन थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा अप्रॉक्स किसके इक्वल हो सकता है, थीटा के इक्वल हो सकता है। तो माइनस ऑफ एल एम इंटू जी इंटू जस्ट थीटा। थीटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल, टॉर्सनल कांस्टेंट जिसको मैंने कहा था पीछे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सी की वैल्यू mgl इसके इक्वल आ गया। ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है या रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है अबाउट द गिवन एक्सिस? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्सिस अगर डिस्टेंस l हो तो कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसका रेडियस l हो। किसी को नहीं याद? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली m टाइम्स r स्क्वायर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो r यहाँ पे किसके इक्वल है, l। इतनी बात समझ में आई? यस सर। सो टाइम पीरियड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता था, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर i डिवाइड बाय c। i की वैल्यू आपके पास दे रखा है ml स्क्वायर एंड c की वैल्यू mgl रूट अंडर। ml कैंसिल आउट, बच क्या जाएगा आपके पास 2 पाई रूट अंडर l बाई g इक्वल्स टू t। किसी को कोई डाउट इस पार्ट में? नोहा आपको समझ आया? Yes, sir. तो मैंने सेम क्वेश्चन को दो अलग अलग तरह से एनालाइज करना दिखाया। आप उसको रोटेशनल भी मान सकते हैं या ट्रांसलेशनल भी मान सकते हैं, एंड देन उसके मोशन के बिहेव कैसे कर रहा है उसके हिसाब से आप रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे k कहलाता है एंड यहाँ पे c टॉर्सनल कांस्टेंट कहलाता है। एंड देन टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। नोमा कोई डाउट?
नो सर। ओके, यहाँ तक नोट डाउन करिए। सर ये फुल रोटेशन कर रहा है ना सर्कुलर पूरा? नहीं नहीं, फुल रोटेशन नहीं कर रहा है, ये ऑसिलेट किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक करता होगा, अच्छा, पूरा कंप्लीट रोटेशन कभी नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा अलग अलग ऑसिलेशन में। ठीक, मैं उसका तो सेम सेंस ही ऑफ केस है, नोटेशन, बस आप समझ अलग तरीके से रहे हैं। हाँ सेंस ऑफ नोटेशन में अलग तरह से देख रहा हूँ, ताकि बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन हो तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, रोटेशनल मोशन हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। सबने लिख लिया? यस सर। सर एक सेकंड लिख रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, रिटन सर। ओके, तो हमने सिंपल पेंडुलम डिफाइन कर लिया, और जानबूझ के आपको सिंपल पेंडुलम के अलावा और भी अलग अलग पेंडुलम के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको एक जनरलाइज रिलेशन बताता हूँ जिसको हम फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं, एंड देन उसके बेस पे जेईई में उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा आपको वो बताता हूँ। नेक्स्ट इज फिजिकल पेंडुलम। मान लीजिए इन जनरल आपके पास कोई एक लैमिना है जो इरेगुलर बॉडी है इस तरह से, ये एक गिवन एक्सिस के ऊपर फिक्स्ड है ये, एंड इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसका अपना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा किसे इस पॉइंट पे, यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको मैंने एक्सिस ले लिया एंड इसको मैंने सेंटर ऑफ मास ले लिया। तब ये ऑब्जेक्ट या ये लैमिना टू एंड फ्रो इस तरह से रोटेट करते हुए अबाउट दिस गिवन एक्सिस। तब हम क्या करते हैं, पहले इस पे फोर्स देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर टोटल इंपैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक फोर्स ये देख लेते हैं। उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एंड एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में।
अगर ये वर्टिकल लाइन है जहां से इसको एक तरफ टिल्ट किया गया है, तो ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा, तो ये भी मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा। तब इसके एक कंपोनेंट हो जाएगा mg, एक कंपोनेंट ये टर्म mg cos थीटा, एंड एक टर्म ये mg टाइम्स साइन थीटा। mg साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है उसको टॉर्क जनरेट करने के लिए, एंड यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए r, distance of its center of mass from axis of rotation. So torque restoring is equals to minus mg times sine theta into distance r. अगर साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती तो हम सिंपली थीटा मान लेते हैं, तो माइनस ऑफ mg r मल्टीप्लाइड बाय थीटा। अब इस एक्सप्रेशन में जो थीटा का कोएफिशिएंट है उसको हम टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये पूरा टर्म c के इक्वल हो जाएगा। तब आपके पास रिलेशन आ जाएगा टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू c टाइम्स थीटा। तब आपके पास टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय टॉर्सनल कांस्टेंट, जो इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे सिंपली किसके इक्वल आ रहा है, m टाइम्स जी आर। यहाँ पे r क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस। यहां तक किसी कोई डाउट? सर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने कैसे निकाला? एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको गिवन होगा कि एक कोई भी लामिना या कोई भी बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है और उसके अलोंग वो ऑसिलेट कर रही है। जैसे सपोज कर लीजिए आपने कोई रॉड ले लिया इस तरह, ठीक है, एंड इसको स्विंग कराया इस तरह इस तरह इस तरह अबाउट गिवन एक्सिस, इस तरह से मान के। डिस्क ले लीजिए, ठीक, पेंडुलम ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती हो टू एंड फ्रो, तो वो एक्सिस आपको गिवन होगी। जो हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है उसका अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा किसी इस पॉइंट पे, तो टोटल जो फोर्स होगा उसी सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट होता है कि हमने रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट के भी हाफ पे किया। तब उस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना है उसको मैंने r ले लिया, एंड देन उसके बेस पे यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस रिलेशन को मैं जनरलाइज रिलेशन बोलूं, एंड देन इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं अलग अलग। यहां तक कोई डाउट? सर टॉक की सेकंड एक्सप्रेशन समझा दीजिए। टॉर्क इज इक्वल टू सिंपली मेरे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है mg टाइम्स साइन थीटा, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना, r, इसलिए मैंने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। फोर्स जो साइन थीटा कंपोनेंट है, साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो स्मॉल एंगल के लिए तो जस्ट थीटा ले सकते हैं, तो यही एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल के लिए। आया समझ? यस सर। अब थीटा यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको c बोलते हैं फॉर रोटेशनल पार्ट, एंड k बोलते हैं फॉर ट्रांसलेशनल पार्ट। तो ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड का नॉर्मल फॉर्मूला पुट कर दिया, रिलेशन आ गया। दिव्यांशु कुछ समझ आया आपको? यस उनीब कोई डाउट? नो सर। ओके
सबने लिख लिया ऊपर? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज, उसी के बेस पे आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे गिवन था, ठीक है। मैंने कोई एक डिस्क ले लिया, उसको एक फिक्स्ड एक्सिस इसके अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है। एक रॉड ले लिया, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एंड एक स्ट्रिंग उसके साथ बॉब इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हर कंडीशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए, एंड आर जो उसका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा ml स्क्वायर, एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस l हो जाएगा। इसको पुट कर दीजिए ऊपर, फॉर्मूला में रिलेशन आ जाएगा। कोई बता सकता है रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम इट्स वन एंड कितना होता है? इसी चीज को हम कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं। किसी को याद हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड फ्रॉम इट्स वन एक्सिस? ml स्क्वायर बाय 3, एंड इसका सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है, इसलिए l/2। पुनीत, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। किसी को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क? नोहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, सपोज कर लीजिए आपके डिस्क है, एंड इसके लिए मैंने कोई एक्सिस लिया, उसके सेंटर से पास करता हुआ इस तरह, तब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 3 होता है, mr स्क्वायर बाई 2। और ये जो एक्सिस है वो वन एंड से पास कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा इस तरह। तो इसके लिए आप पैरेलैक्स थ्योरम अप्लाई कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इसके लिए जब सॉल्व कीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ इट सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस r। इन सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपको इस बॉडी के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा। ऋषिक, कुछ समझ आया मैंने क्या क्या किया? सर ये सब तो हमें याद रखना पड़ेगा ना? आप निकाल भी तो सकते हैं। जैसे मिनिमम कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कितना होता है, रॉड के लिए उसके सेंटर ऑफ मास से कितना होता है। हर ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा। बाकी सारे किसी भी पॉइंट के लिए निकालने के लिए आपने दो थ्योरम पढ़े होंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर। यहां तक किसी कोई डाउट इस पर्टिकुलर रिलेशन में? नोमा,
कोई डाउट? नो सर। ओके, अब इन सारी वैल्यूज को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिएगा. सो यू विल गेट 2 pi root under L by G in first part for simply simple pendulum. For this compound pendulum or simply rod, R की वैल्यू L by 2 और इसकी वैल्यू ml square by 3. So इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 pi root under 2L divide by 3 times gravity. इस पार्ट को पुट कीजिएगा तो L की जगह पे बस R आ जाएगा और कुछ भी नहीं. 2 pi root under 3 by 2 times R by G. तो ये अलग अलग हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिए अलग अलग ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए. आई होप सब कुछ समझ आया हो. किसी को ना समझ में आया तो पूछ लीजिए कि मैंने क्या क्या किया है. सबने लिख लिया? 1 मिनट सर. ओके. सर स्फीयर का टाइम पीरियड समझा दीजिए. ये स्फीयर नहीं कोई डिस्क है. ठीक है, जैसे मैंने साइड में एक उसका एग्जांपल दिया. अगर ये डिस्क उसके सेंटर के अलोंग अगर मैं लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है. ये जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे पास कर रहा है, मतलब इसके अबाउट. तो वो सेंटर से कैसा है, पैरेलल डिस्टेंस पे है. तो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया. I about this axis is equals to moment of inertia about center of mass plus mh square. एंड उसके बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करके ये लिखा. पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ा होगा रोटेशनल Yes, sir. मोशन में. उसी के बिहाफ पे मैंने टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैंने उसके अबाउट सॉल्व किया है. सर हमें रोटेशन नहीं पढ़ा है. अब तक नहीं कराया आपने? नो सर. आई थिंक मैंने आप लोगों की क्लास ली थी, सेंटर ऑफ मास मैंने पढ़ाया था. आई थिंक आप लोग को पढ़ाया था सर किसी और? स्कूल मतलब सर नहीं, हमें नहीं किसी और को पढ़ा. हमें मतलब बस बेसिक सा थोड़ा स्कूल एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा पढ़ा दिया था, मतलब बाकी पूरा चैप्टर नहीं हुआ. ओके ओके, नेक्स्ट टाइम मैं बात करके मैं आप लोगों की क्लास ले लूंगा. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर. Yes, sir. किसी कोई डाउट? ओके, पेंडुलम से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं पूछेगा. ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हर जगह क्वेश्चन पूछेगा. तो बस याद रखिए इतने सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन अप्लाई करना शुरू कीजिए. नेक्स्ट होगा इसके बाद स्प्रिंग मास सिस्टम, उसके अलग अलग टर्म, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट. देन डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो इतना पढ़िए, फिर इसके आगे सर कंटिन्यू करेंगे. ओके ओके देन, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir.